हेलो क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं आपका न्यू चैप्टर। आपके चैप्टर का नाम है क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एकदम सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घुमाता फिराता नहीं। आपको समझ में भी आएगा क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है। बस आप पूरी क्लास को अच्छे से एकदम कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट की क्लास रहेगी, इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए, आराम से हो जाएगा आपका पूरा बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। पूरा मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते चलूंगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डालते हैं हम। पहली बात तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर का नाम क्या है सुनिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या कि एक क्या कौन थे? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरेस्टेड। इनका क्या नाम था? ओरेस्टेड। उनका पूरा नाम है हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, एससी ओरेस्टेड, ठीक है ना। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, साइंटिस्ट का नाम था एससी ओरेस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। इन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में किया नहीं, एक तरीके से कह दो एक गलती से हो गया था, ठीक है ना। क्या उन्होंने क्या बताया कि मैंने टेबल पे, ये टेबल है, ठीक है ना, और टेबल पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट थी। सर्किट जानते हो ना, जिसमें पूरा बल्ब वगैरह लगा रहता है, स्विच वगैरह रहता है, वायर वगैरह, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो क्या कहा गया कि यहाँ पास एक क्या रखी थी? मैग्नेटिक नीडल रखी थी, कंपास नीडल जिसे कहते हैं कंपास नीडल, कंपास नीडल। ध्यान सुनिएगा, कंपास नीडल। और यहाँ पास एक तरीके से बल्ब कह दीजिए, ये एक सर्किट है, यहाँ पास बल्ब लगा है, यहाँ पास स्विच विच बना लीजिए, ठीक। तो क्या हुआ कि इस बल्ब में जैसे ही लाइट पास हुई, इधर देखो ना, इस बल्ब में जैसे ही लाइट पास हुई तो ये जो सुई थी कुछ इस प्रकार थी। वो जैसे करंट इधर को गया तो ये सुई जो है ऐसे हो गई, ये निडिल ऐसे हो गई। मतलब एक तरीके से कह दो कि जैसे ये बल्ब जल रहा है, अब यानी यह बल्ब बंद है, पहले बल्ब बंद रहा, ठीक है ना। अब बल्ब जला तो ये पहले ऐसे रखा हुआ था, मैग्नेट से बनी हुई चीज एक निडिल रखी हुई थी, तो बल्ब जला तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो मैं सोचूंगा शायद गलती से ना हो गया होगा, हिल डुल गया होगा। तो इन्होंने भी ऐसा ही सोचा, शायद गलती से ना हो गया हो। तो उन्होंने क्या किया? करंट को उल्टा फ्लो करवा दिया, तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो गई। तो इन्होंने क्या कहा कि ये तो करंट है और ये जो निडिल है वो मैग्नेट से बनी हुई चीज है। किससे बनी हुई चीज है? मैग्नेट से बनी हुई चीज है। तो ऐसे कैसे हो गए करंट और मैग्नेट? क्या तो इन्होंने इन्होंने ये कहा कि करंट और मैग्नेट का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है, कुछ ना क्या आपस में रिलेशन है। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। अब मैं बताता हूं क्या कि अगर मान के चलिए, इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन ये निकाला कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हुई तो इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती ही बनती है। भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, साथ में मैग्नेट से बनी हुई चीज डिफ्लेक्ट कर गई तो यानी इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। कब? जब करंट फ्लो होता है। और करंट फ्लो होने का मतलब मूविंग चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा, तभी तो करंट फ्लो हो गई। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होती है? मूविंग चार्ज से। किससे? मूविंग चार्ज से। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बना लोगे, कोई दिक्कत? आप इसको पढ़िए, थोड़ा इसको पढ़िएगा घर में, या तो पढ़िएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एकदम पढ़िएगा, एकदम जैसे ये है पूरा एकदम डायग्राम है, ऐसे ही एग्जैक्ट कंपास निडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए थे जैसे करंट इधर उधर जा रहा था। तो लास्ट में इनका कंक्लूजन यही निकला कि यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट का कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो इन्होंने कहा कि अगर चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। क्या होती है?
जनरेट होती है। आगे बढ़े, ये हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, आगे चलता हूं मैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होती है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विथ मूविंग चार्ज या मोशन चार्ज में, चार्ज जब मोशन में होगा तभी, रेस्ट वाले में कभी नहीं फ्लो होगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से पहले हम कुछ चीजें और जानते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो अभी जो डायरेक्शन इधर से है, तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें तो एक की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, एक की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि डायरेक्शन उनकी एक ही तरफ होती है, चाहे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। इन आउटसाइड जो होता है नॉर्थ से साउथ पोल होता है, इनसाइड जो होता है साउथ से नॉर्थ पोल होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये चीज अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पास आपको लग रहा होगा डायग्राम में कुछ देखकर, यहाँ पास डायग्राम में कुछ देख के लग रहा होगा क्या, कि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा स्पेस भी होते जा रहा है। तो स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, एक मिनट सुनिएगा। स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मतलब मैग्नेट कब, यहां रहोगे तो ज्यादा खींचेगा, यहां रहोगे तो ज्यादा खींचेगा, यहां रहोगे तो ज्यादा, मतलब पोल्स पे रहोगे। क्यों? क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पे, क्लोज एकदम क्लोज पे हैं, और आउटसाइड जो है थोड़ा बाहर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर में, थोड़ा क्या है, दूर दूर में। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो नॉर्थ से साउथ पोल जाती है आउटसाइड द मैग्नेट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है लगभग। राइट अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने कहा था ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, गिव मी बुक्स, है ना, ओपन दैट चैप्टर। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहीं पास से एक तरीके से। तो ये बताइए, जितनी हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? एक बढ़ा रहे हैं तो कम। समझ में आ रहा है कि जितना हम दूर जाते जाएंगे, भाई मैग्नेट अगर इतने दूर पे है तो कम फोर्स लगेगा, इतने पे है तो ज्यादा लगेगा, कहीं यहाँ होगा तो और ज्यादा तेजी से खींच लेगा। ये चीजें बता रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन मैं बता दूं, कुछ क्वेश्चन बता क्या दूं, मैं कुछ वो करता हूं जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए होंगे। देखिए 2016 का पूछा गया है कि व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैंने कहा था ना अभी ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन उठा लेता। 2024 का क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनकी डायरेक्शन पहले यूनिडायरेक्शनल है, पहली बात तो एक ही तरफ की डायरेक्शनल है, और दूसरी बात अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो वो उनकी दो दो डायरेक्शन बताने लगे, वो आपस में कितने डायरेक्शन, दो डायरेक्शन बताने लगेंगे, जो कि बहुत क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। कह रहा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डिड, अगर वो करते हैं, इट वुड इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या वो दो दो डिफरेंट डायरेक्शन बताने लगेंगे, इसके वजह से वो, जो कि इम्पॉसिबल, यह चीज इसमें भी लिखा है। कोई प्रॉब्लम? नो। अब आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ता हूं, रुकिए। फिर वही पूछा, टू फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कैरिंग करंट कॉइल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ कॉइल?
ये चीज वह भी बताया मैंने आपको कि स्ट्रेंथ जो होती है वो पोल्स पे होती है, और रेडियस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएगी, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और सीधा यूपी बोर्ड में तो सीधा क्वेश्चन बने हैं राइट अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एकदम कुछ घुमाया नहीं। ये अपडेटेड नहीं है क्या यार, पिछले साल की है क्या, लग तो रहा 25 दिख ही नहीं रहा मुझे कुछ। हाँ पिछले का है, पकड़ा देंगे, वो लिख दिया लेकिन वो सब छोड़ो छोड़ो, चलो अब इधर देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तुम क्या बताओगे, साउथ नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, पोल्स पे ज्यादा होती हैं, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो ये और कॉन्टिन्यूअस कर्व का निर्माण करते हैं, इसका कॉन्टिन्यूअस कर्व का निर्माण करते हैं, बस ठीक है, इतनी चीजें हो गई। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ लिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ ली। अगर आप क्या करिए, एक मैग्नेट ले लीजिए, ऐसे मैग्नेट ले लीजिए और उसके अगल बगल आप आयरन फिलिंग्स भर दीजिए, क्या भर दीजिए, आयरन फिलिंग्स भर दीजिए, समझ रहे हो, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रख दीजिए सामने सामने, तो जैसे ये बनाया हो ना वैसे ही आपको बनता हुआ उसमें दिखाई देगा, एकदम सेम टू सेम। हाँ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, एनिमेशन देखना उस पड़ा हुआ है पूरा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह क्या है। और हाँ ये हो गया। अब थोड़ा हम डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहीं तक आज पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट पढ़ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के बारे में, हमें कैसे पता करना हो। जैसे तो हम ये बात समझ में आ गया कि कोई तार है, उस तार में अगर चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों जनरेट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे ये तार है, ठीक है ना, तो एक रूल आया था जिसे RSTR कहते हैं, RSTR राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे स्ट्रेट राइट हैंड में होल्ड करते हैं, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थम्स हम देखो, ऐसे नहीं यार, पहले हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेते हैं, वो अलग है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, सब अलग है, पहले मैं समझा रहा हूं, समझो उसको। ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, मतलब करंट जैसे करंट इधर को फ्लो हो रही, ऊपर की ओर फ्लो हो रही, तो हम अंगूठा ऊपर की ओर करेंगे, ठीक है ना, उसी तरफ अंगूठा, तो जो ये करंट जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, और जो ये कर्लिंग फिंगर है, जो कर्लिंग फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा। तो हम देखो ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, जैसे मैं करंट ऊपर कर रहा था तो ऐसे करंट आ रहे थे इनसाइड, लेकिन मैं अब करंट नीचे की ओर फ्लो रहा है, तो करंट नीचे को, तो अंगूठा भी नीचे होगा, अंगूठा नीचे होगा तो ये क्या होगा, आउटसाइड द मैग्नेट, ये क्या होगा, आउटसाइड द मैग्नेट। जब आउटसाइड द मैग्नेट, समझ में आया। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो थंब होता है अंगूठा जो होता है थंब, वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, जो कर्लिंग फिंगर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताती है, वो इनवर्ड हो सकती है और आउटवर्ड हो सकती है, ठीक है ना। यहीं से वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू। हेलो क्लास 10, तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 मैंने बना चुका था, ठीक है ना, और उसमें पढ़ाया था मैंने मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा रिकैप करवा देता हूं। तो मैग्नेट क्या होता है, जो भी लोग नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पीछे वाली वीडियो देख लेंगे, बाकी थोड़ा सा रिकैप हो जाता है। तो मैग्नेट किसे कहते हैं, तो कोई सा भी सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट
द मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ आयरन निकल कोबाल्ट, आयरन निकल कोबाल्ट, जो आयरन निकल कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। मैंने आपको समझाया था। कल जिस मैग्नेट की बात की थी मैंने, वो बार मैग्नेट था, नेचुरली अकरिंग था, मतलब उसको नेचर में हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। स्ट्रेंथ जो होती है सबसे ज्यादा पोल्स पे होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। पता था इतना, कल मैंने बताया था। क्यों भाई, बताया था ना सारी चीज तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आरएसटीआर। मैं उस वीडियो में भी पढ़ाया था आरएसटीआर, लेकिन आरएसटीआर फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक संवेदनशील टॉपिक बन जाता है आरएसटीआर, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है आरएसटीआर। राइट हैंड थंब रूल फिर से देखिएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये है एक कंडक्टर है, ये तार है, तार में करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। तो मैंने तार को इस प्रकार पकड़ा, जिस प्रकार पकड़ा कि करंट की डायरेक्शन ऊपर थी, तो मैंने अपने अंगूठे को भी ऊपर करंट की डायरेक्शन में रखा। मैंने अपने अंगूठे को भी करंट की डायरेक्शन में रखा और ऐसे इज सच दैट द थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब द डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्लिंग फिंगर या रैप्ड फिंगर अराउंड अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। या कर्लिंग फिंगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में कर्लिंग फिंगर है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। ऐसे चलता है तो क्लॉकवाइज और ऐसे चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है, देखिएगा। तो मैंने आपको अभी समझाया आरएसटीआर, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूं। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर एज अ सच अ वे दैट द थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्लिंग फिंगर डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये कर्लिंग फिंगर क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को डिनोट करता है। कोई समस्या? हमने हाइंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सब कुछ याद होगा आप लोग को। फिर मैं आगे चलता हूं, इसके आगे तो चलिए कुछ देखते हैं। तो ये बताइए कि जैसे ये है ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे है तो ये ऐसे इनसाइड है, ये इनसाइड करंट है, और अगर करंट को मैं उल्टा कर दूं तो ये आउटसाइड, ये क्या है, आउटसाइड है। ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब मान के चलिए, अब तार को मैं ऐसे रखूं, तार को मैं ऐसे पकड़ लूं, तो ये अब इधर को करंट फ्लो, अभी ऐसे करंट फ्लो हो रही थी, अब करंट इधर को फ्लो हो रही, तो ये ऊपर की ओर तो आउटसाइड, और ये ऐसे तो ये इनसाइड, ये इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड। इतने बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर जैसे ये आपके क्वेश्चन बनता है सीबीएसई का, मैं बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधा पूछ लेता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे कि ओसवाल के मैं क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किया था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, रीजन बताइए, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो क्यों नहीं करती। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल होती है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल ही जा रही है, लेकिन अगर कभी ये समझ लीजिए ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर दी, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक डायरेक्शन इधर बताएगा तो एक डायरेक्शन ऐसे बताएगा, तो दो डायरेक्शन बताएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। बस यही आपको आंसर लिख के आना है कि when two magnetic field lines intersect each other at a point, then it shows two direction, which is impossible for magnetic field lines because it shows only unidirectional, वो केवल यूनिडायरेक्शनल में होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, और साउथ से नॉर्थ कहाँ, इनसाइड द मैग्नेट होती है, वो बात अलग होती है। लेकिन दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कल मैं सारी चीज डिस्कस कर चुका था, तो आगे हमने आरएसटीआर को भी डिस्कस किया। अब मैं थोड़ा सा, जो सर्कुलर लूप क्या होता है, सर्कुलर लूप जैसे इसमें आपको बना है, तो इसको थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चीज आती है। देखिए आपको ब्रेन जैसे लगेगा, ब्रेन हो रहे नहीं, एक तार है जैसे तार है, तार को ऐसे मोड़ दिया जाए, तार को ऐसे मोड़ दिया जाए, तो तार को ऐसे मोड़ के ऐसे कर दिया जाए,
ठीक है ना, टायर के रूप में बना दिया जाए, एक तरीके से तार को ऐसे मोड़ दिया गया और एक तरफ से करंट फ्लो हो गया। मैंने आपको बताया था कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ ना कुछ रिलेशन है, कि करंट जहां फ्लो होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जनरेट होगी। ठीक है, समझ में आया? अब यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके द्वारा जनरेट होती, तो मूविंग चार्ज बताएंगे। किसके द्वारा? मूविंग चार्ज। जो मोशन चार्ज होता है या मूविंग चार्ज जो होता है, मतलब चार्ज जब फ्लो होगा तब करंट भी फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो साथ साथ उसके मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ठीक है ना, इसी चीज का एक्सपेरिमेंट कौन किया था? हांस क्रिश्चियन ओरेस्टेड किया था। देखिए क्या है कि ये है, ठीक। अभी अब सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आप बताएंगे। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये बताइए करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? ऐसे पकड़ेंगे, देखिए ना, ऐसे पकड़ेंगे करंट की डायरेक्शन। तो ये बताइए करंट किधर होगा? ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा? ऐसे हो रहा है ना, ऐसे, तो मतलब ये कुछ यूं प्रकार का, ये ऐसे हो रहा है, देखिए ये ऐसे, ऐसे ही तो होगा अंदर की ओर, है कि नहीं? ऐसे हमने पकड़ा तो देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं? तो यानी कुछ ये करंट जो बताएंगे ये ऐसे बताएंगे, डायरेक्ट मत सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कुछ यूं प्रकार बनाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखो डायरेक्शन करंट की बदल गई, अब की बार डायरेक्शन करंट की ऐसे है, तब अब कैसे वो करेगा? अब करंट ऐसे आ रहा है ना, ये तो डायरेक्ट हमको ऐसे इसको पकड़े हैं, तो यानी इसको गड़बड़ तो नहीं बना रहा है ना? हाँ ठीक है, हाँ ये उल्टा जाएगा थोड़ा, ये ऐसे थोड़ा सर्कुलर इसको बना देता हूँ ऐसे, ये आपके किताब में भी है, ये ऐसे जाएगा डायरेक्शन, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, ये ऐसे पकड़ा हुआ है तो ये कैसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये राइट हैंड थंब रूल के द्वारा ये पता लग जाता है। ठीक है, इसमें पूरा चीज बना हुआ है, आप देखिएगा, अगर आपको समस्या आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए तो यहाँ से ये नॉर्थ साउथ पोल एक तरीके से, यहाँ से ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सबकी अलग है भाई। ये करंट की डायरेक्शन अलग है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग है। राइट हैंड थंब रूल के द्वारा हमने पता लगा लिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? चलिए अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सोलेनाइड क्या होता है, इसको जरूर से देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इसके में ये वाला क्वेश्चन बना है, इसी वजह से मैं इसको बताया भी हूँ। ये कौन सी किताब है यार? बस इसमें सैंपल पेपर है क्या? ऑल इन वन वाली किसी के पास नहीं है? मतलब अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है क्या? ए मैं आज देख रहा हूँ। नहीं नहीं क्वेश्चंस है यार, ये आप किसी के पास वो नहीं है ना? चलिए देख लीजिएगा अपना, ये कुछ ये वाला है, इसीलिए मैं कल ही देखा था ना, मैं इसीलिए बता रहा हूँ इसको, मुझे नहीं बता। ये ऑल इन वन वाले में ओसवाल में है। देखिए चलिए आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हे क्वेश्चन वैसे भी बन गए हैं। देखिए सोलेनाइड की बात करता हूं मैं, तो मैं देखिए नोट्स तो नहीं लिखवा रहा हूं, लेकिन ये है कि मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, सोलेनाइड किसे कहते हैं? ये जैसे ये क्या है, ये है एक इंसुलेटर, प्लास्टिक का इंसुलेटर है, या एक लकड़ी है समझ लीजिए। ठीक है, उस लकड़ी के चारों तरफ कॉपर की
कॉइल लीजिए, कॉपर वायर लीजिए, कॉपर वायर लीजिए। तो मतलब एक मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे लकड़ी है एक तरीके से, और मैंने कॉपर को लिया, कॉपर को लिया, कॉपर को चारों तरफ ऐसे ऐसे लपेट दिया। याद रखिएगा कि कॉपर की जो तार होगी वो कभी एक दूसरे के ऊपर ये छुएंगी नहीं। जैसे हीटर की तार आप देखते हो, ठीक है ना, तो ये ऐसे ही रहती है, वो कभी एक दूसरे को, जो दूसरी वाली कॉइल रहती है दूसरे के ऊपर टच नहीं रहती है। तो एक तरीके से इसको ऐसे लपेट दिया गया, लपेट दिया गया, और यहाँ पास से करंट फ्लो करवा दिया गया, आई करंट फ्लो करवा दिया गया। ठीक, मैं इस चैप्टर को एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर समझता हूँ, एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। मतलब अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इसके वो आराम से उड़ जाएंगे, ठीक है ना क्वेश्चन। तो यहाँ से मैंने करंट फ्लो करो, यहाँ से करंट निकल रही, ठीक है। तो मैंने जब इसको फ्लो करवाया करंट, तो इसमें सीधी बात है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो करंट, चार्ज भी फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, अगर मैं इसको ले जाता हूँ, इस चाबी को मैं इसके पास में ले जाता हूँ तो ये अपनी ओर खींच ले रहा है, मतलब ये बिहेव कर रहा है कैसे, मैग्नेट की तरह। कैसे बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो यानी ये कैसा मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये कैसा मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसको क्या हमने बनाया है, हाँ बिल्कुल हमने बनाया है, मतलब मैंने नहीं, इसको हम आसानी से, आप लोग भी बना सकते हो, ठीक है ना, इसको हम आसानी से बना सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। ये बताइए, मेरी बात सुनिएगा, जो अर्थ में मैग्नेट मिलता है, चाहे उसको जितने टुकड़ों में काटिए, क्या उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसको जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं, मतलब उसमें डीमैग्नेटाइज मतलब उसमें से मैग्नेट की प्रॉपर्टी हम हटा जल्दी नहीं पाते। उसको देखिए छोटे छोटे भी टुकड़े में काट दीजिए तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है कि नहीं बन जाता है। लेकिन हम इसको आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे, करंट ही नहीं फ्लो करवाएंगे, उसमें चाहे करंट फ्लो करवा चाहे ना फ्लो करवा, उसमें ऑलरेडी क्या रहती है, प्रॉपर्टी रहती है कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चारों तरफ बना रहेगा। लेकिन ये क्या है, मैन मेड है। ये क्या है, दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सीधा सा बोलिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैन मेड मैग्नेट और बार मैग्नेट इज अ नेचुरल अकरिंग मैग्नेट। बात समझ में आई। फिर आप क्या बोलिएगा कि इसको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। डी मतलब मैग्नेटाइज, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी ला सकते हैं, डीमैग्नेटाइज मतलब हटा सकते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी, इसमें हम हटा सकते हैं। कैसे, बिना करंट हम फ्लो ही नहीं करवाएंगे, करंट हम फ्लो ही नहीं करवाएंगे तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सीधी बात है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है, इसको सोलेनॉइड भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सोलेनॉइड तो नहीं बता पाओगे, लिखोगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट which is made up of a number of tons of circular coils of, ठीक है ना, which is wrapped on a insulator, एक तरीके से इस तरह बोल दोगे, एक वो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड हो जाएगा, ठीक है। किसी के पास वो होगा तो मैं बताता हूँ सोलेनॉइड क्या है, जैसे इसमें भी लिखा ही होगा। क्वेश्चन बैंक है, लाइए लिखा है, सोलेनॉइड को पढ़ता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इसमें बोल रहा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड को अ कॉइल ऑफ कंसिस्टिंग मैनी टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर टाइप में उसको क्या कर दिया, रैप्ड कर दिया जाए इंसुलेटेड कॉपर वायर को, ठीक है ना, in shape of cylinder is called current carrying solenoid. In a solenoid the magnetic field lines are nearly parallel, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इसमें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बस हो गया। इसको सोलेनॉइड को इतना याद करिएगा। अभी मैंने बताया इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है, इसमें डिफरेंस भी पूछा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अंतर क्या। आप लोग में भी ये क्वेश्चन बना गया, why do magnetic field line not intersect each other। देखिए क्वेश्चन भी साथ में पढ़ते चल रहे हैं, साथ में चैप्टर भी पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है कि कैसे क्या है ना। देखिए बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या किसे कहते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ कंडक्टर, एक कॉपर क्या है, कंडक्टर है, कॉपर
कंडक्टर में करंट पास होता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, ये किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इन सच अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरीके के जो कंडक्टर होते हैं जिसमें करंट फ्लो होता रहता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। सॉफ्ट आयरन इज एन आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अ सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड अलोंग द, ये ठीक है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका यूज कहाँ करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं टू रिमूव आयरन और स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द आईज एंड बॉडी पार्ट्स। हमारे अगर बॉडी पार्ट्स में अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई आयरन स्टील चला गया है तो उसको हटाने के लिए हम क्या कौन सा यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तार रहेगी, तार में करंट फ्लो करवाएगा और तार में करंट रहेगा तो तार को अंदर डालेगा तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज को खींच लाएगा। तो हॉस्पिटल्स में यूज होता है और कहाँ इलेक्ट्रिक बिल्स घरों में यूज होता है, टेलीग्राफी में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है, डायनमो में। ठीक है, मतलब ये इतना समझ लीजिएगा कि अगर हम इसके पास में कोई चीज ले जा रहे हैं तो वो ये किसकी तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की। तो मतलब इसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी भी ये ला देगा। हाँ ये ठीक है, मतलब ये चिपकने लगे एक तरीके से, ये कह लो। ठीक, समझ में आया इतनी बातें, कोई दिक्कत, बस हो गया। इस चैप्टर में और भी चीजें हैं लेकिन ये कि इतने चीजें मेन थी। मैं अगर कहूं कि अगर इंपॉर्टेंट क्या है तो राइट हैंड थंब रूल इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज तो सारी इंपॉर्टेंट है इसकी भैया। पिछली बार शायद पूछा गया था, सीबीएसई की यूपी दोनों में पूछा गया था, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसी सेट में पूछा गया था। तो उसमें सीधी बात है, प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बता दीजिए कि नॉर्थ से साउथ पोल जाते हैं, आउटसाइड जाता है, साउथ से नॉर्थ जाता है, इनसाइड जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। और क्या था, नहीं, पोल्स पे ज्यादा मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ रहती है और जो जैसे जैसे दूर हम जाते जाते हैं वो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ये चीज है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है, मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं, अभी मैंने आपको पढ़ा तो वही चीज लिखा भी है। कह रहा है इफ वी होल्ड, अगर हम पकड़ते हैं, इफ वी होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर को हमने ऐसे पकड़ा, इन अ सच अ वे दैट द फिंगर रैप्ड अराउंड, जो फिंगर रैप्ड है इसके चारों तरफ इसको लपेटा हुआ है, रैप्ड अराउंड द वायर एंड द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करता है, एंड द फिंगर डिनोट रैप्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये किसके रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता है। इसको स्क्रू लॉ भी कहा जाता है, स्क्रू लॉ भी मैक्सवेल स्क्रू लॉ। अगर आ जाए तो इसी तरह है, कैसे जैसे मैंने राइट हैंड थंब रूल को बताया ना, वैसे मैक्सवेल स्क्रू लॉ। पता चला कि अरे सर क्या आप इसको नहीं बताएं और यही याद है, स्क्रू लॉ। ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर जानते हो ना, पेचकस वचकस, पेचकस से क्या करते हो, पेचकस से जब खोलते हो, पेचकस देखिए मैक्सवेल स्क्रू लॉ क्या था कि जैसे कि अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल समझाया, राइट हैंड थंब रूल समझाया, उसी के हिसाब से मैक्सवेल स्क्रू लॉ क्या है। हमने जब हम पेचकस को खोलते हैं तो पेचकस को जैसे खोलते हैं तो थंब को हम ऐसे करते हैं, ऐसे हम पकड़ते हैं, पेचकस को हम ऐसे पकड़ें, तो जैसे हम ऐसे खोलें, ठीक है ना, पेचकस को ऐसे खोल, तो जैसे ये हमने ये जब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये कस जाता है, उसमें टाइट हो जाता है, और जब ऐसे ऐसे करते हैं तो उसको खोला जाता है। तो एक तरीके से देखो, जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या करता है, थंब डिनोट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डिनोट करता भाई हम खोल रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हैं शायद, है ना, ऐसे बंद करते हैं, ऐसे ऐसे बंद करते हैं। तो जब बंद करते हैं तो चाबी भी तो ऐसे बंद करते हैं, ताला वगैरह है ना, ऐसे लगा के ऐसे ही तो बंद करते हैं ऐसे। तो एक तरीके से ये क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और ये जो हमारी कर्लिंग फिंगर है इसके चारों तरफ लपटी हुई है ना, तो ये क्या डिनोट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, जब उल्टा करते हैं। समझ में आया ये बात, ये मैक्सवेल स्क्रू लॉ है। तो दिक्कत, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे प्रकार है, इस प्रकार लगाइए इसको, थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये एक तरीके क्लॉकवाइज, एक तरीके का ये एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया इतनी बातें, मैक्सवेल स्क्रू लॉ, वही राइट हैंड थंब रूल अगर आप समझ जाते हैं तो ये भी समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, पूछा गया व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, बता लीजिएगा, या स्क्रू लॉ वगैरह जो भी है बता लीजिए। हाँ ये देखिए दूसरे वाले में दिया भी है, व्हाट इज मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू कॉर्क स्क्रू रूल, तो किसको कहते हैं, तो द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है ना। ये रूल मैक्सवेल ने ये रूल किसके लिए दिया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पता लगाने के लिए किया था कि किधर डायरेक्शन होगा। पहली बात। तो फिर क्या कह रहा है, इज मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल इफ वी होल्ड अ स्क्रू ड्राइवर, अगर हम अपने राइट हैंड में स्क्रू ड्राइवर को रखते हैं इन द राइट हैंड में वाइल टाइटिंग, जब हम टाइट करते हैं, मैंने बताया था ना जब टाइट करते हैं, जब टाइटनिंग स्क्रू, जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं एंड द इलेक्ट्रिक करंट देन द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू ड्राइवर रोटेट, जिस डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर रोटेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये स्क्रू ड्राइवर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे खोल रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे और एक ऐसे, ठीक। और ये जो थंब हो रहा है, जो थंब ऑफ द राइट हैंड हैज टू रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्या करता है, राइट थंब जो करता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट करता है। बस हो गया, इतने में छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। बता लोगे, अपने से बना के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं ये चीज बताओ, ठीक। इस चैप्टर को आप जितना आसानी से पढ़िए, मतलब जितना आसानी कहने का मतलब जितना अच्छे से पढ़िए उतना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रखिए। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ऐसे उड़ा देंगे अपने से बना के। बताइए, राइट हैंड थंब रूल को अगर हम बताते हैं तो इसमें तुमको लास्ट में यही बताना है कि थंब जो है डायरेक्शन करंट को डिनोट करता है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट करता है, ठीक है। यही चीज बताना, और उसको तुम कितनी बड़ी कहानी बना के लिख सकते हो वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इफ वी होल्ड करंट कंडक्टर, तो थोड़ा सा तो टर्म याद ही करना पड़ेगा, तो रट लीजिएगा, नहीं तो अपने से बना के लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह पूछा है, लेकिन मैं और थोड़ा सा कुछ पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत कम पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, बस थोड़ा सा तो बचा ही है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें फोर्स किधर लगता है, फोर्स किधर लगता है। तो अगर हम फोर्स किधर लगता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, तार है, तार में फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ठीक है ना। तो उसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक फ्लेमिंग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों दे दिया था। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला या सॉरी टेस्ला, मैं वो मतलब टेस्ला ना पढ़ेगी ये बोलने की कोशिश कर रहा था, टेस्ला होती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की। और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सुनिएगा, कह रहा है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सीबीएसई का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग अभी देखिएगा, आप लोग अभी देखिएगा, ठीक है ना, किसी न किसी सैंपल पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चैप्टर देखिए क्या कह रहा है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह स्ट्रेच करते हैं, हेलो इधर देखिएगा, अपने हम लेफ्ट, अरे रुक जाओ, बस इतना ही तुम्हें आता है, अभी पूछ लूंगा क्या क्या है तो नहीं बता पाओगे, हैं। सुनिएगा, मैं मेरी बात थोड़ा सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि इफ वी स्ट्रेच, मेरी थोड़ा वर्डिंग सुनिएगा कि आपको काम आएगा एग्जाम में लिखने के लिए। इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट द थंब, थंब को फोर फिंगर भी कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर, इसको मिडिल फिंगर, ठीक है ना, तीनों, दैट द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, पर देखो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है भैया, ये इसके ऊपर देखिए परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड इन अ सच अ वे दैट द फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर दे आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द थंब, सुनिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, एफ, इसको कई लोग फादर मदर चाइल्ड भी याद करवाते हैं, लेकिन मैं FBI याद करवाता हूं, मुझे जो याद है FBI, फादर, बी, सॉरी फादर कह रहा हूं यार, एफ मतलब फोर्स, यानी ये थंब क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिनोट कर रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आई मतलब करंट,
ये डायरेक्शन ऑफ करंट एफ बी आई। एफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैंने बताया ना इसको, इसीलिए बता दिया मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। आप फादर मदर चाइल्ड भी याद कर सकते हो। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक, सी मतलब करंट। ठीक है, आप जस्ट जो भी आपको मर्जी करें, आपको जो भी तरीका सही लगे उस तरीके से। मुझे यही दोनों तरीके पता है, बाकी और कोई तरीका और का नहीं पता है। ठीक है ना, यही याद करना है। एफ बी आई क्या हुआ, क्या पढ़े हो? तो ये वाला क्या, हाँ, ये जब तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो थंब होता है एफ बी आई। एफ मतलब फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बी मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कितने चीज शो करते हैं। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा काम। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और तुम्हारा राइट हैंड भी यही रूल है। चाहे राइट हैंड रूल करो लेफ्ट हैंड रूल करो, दोनों में यही है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है ना, तो सुनिएगा, एनसीईआरटी है ना आप लोग के पास, इसी की तो वही चीज बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी है ना, देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, देखिए क्या लिखा है कि द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तीनों की डायरेक्शन हम आसानी से पता कर सकते हैं बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। फोर फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करिए। क्या करिए? स्ट्रेच करिए of your left hand in such that they are mutually perpendicular। ऐसे जैसे इनको एक दूसरे क्या हो, इस तरह स्ट्रेच करिए ताकि एक दूसरे क्या हो, ये म्यूचुअली एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर। इस तरह इनको स्ट्रेच करें। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट फिंगर क्या डिनोट कर रहा है? मैग्नेटिक, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिनोट कर रहा है। द सेकेंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है ना, और देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। मतलब ये क्या, फोर्स को डिनोट करता है, मोशन को या फोर्स को डिनोट करता है। कौन? ये थंब। बात समझ में आया कि नहीं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा आप लोग को भी। चैप्टर खत्म नहीं, अभी जहां से क्वेश्चन आते हैं, लाइव वायर किसे कहते हैं, अर्थ वायर किसे कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन, अर्थिंग वायर या लाइव वायर 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इन्हें किसे, ये क्या सारी चीजें टर्म्स हैं, इनको भी थोड़ा वो कर लेते हैं, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जैसे कि मैंने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी, आप इसको आसानी से देख लीजिएगा। क्या फिर फोन आ रहा क्या? नहीं, अभी रुक जाओ। थोड़ा कह रहा डोमेस्टिक करंट सर्किट। डोमेस्टिक करंट सर्किट कैसे होती है, मतलब जो घरों में यूज होती है वो कैसे यूज होती है, तो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो घरों में एक लाल तार रहती है, एक काली तार रहती है, और एक मेन रहता है, जहां से मेन आती है वो एक अलग रहती है ना, पोल्स से जहां से लिया जाता है, खंबे से खींचा जाता है, वो मेन वाली हो जाती है। और फिर घरों में 2 तार एक तो रहती हैं, काली और लाल होने का एकदम कंपलसरी है। और फिर अब लेकिन तारों के रंग पे नहीं, अब सब अब मतलब मेन यही होता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ लाइव वायर है, कुछ क्या है, तो इसको देखिएगा थोड़ा। कह रहा है इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू मेन सप्लाई। हम अपने घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई मेन्स के द्वारा प्राप्त करते हैं, मेन के द्वारा, आल्सो कॉल्ड मेन्स, उसको हम क्या कहते हैं? मेन्स कहते हैं। आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स बाय अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, उनके थ्रू हम क्या, इलेक्ट्रिक पोल्स के, देखो ये थोड़ा ज्यादा इसे एडवांस बता दिया है, मतलब जैसे ये पोल्स वगैरह हट जाए, पोल से ही अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह, वहीं से कनेक्शन वगैरह अंडरग्राउंड, अभी तो हमको दिखती है ना तारे वगैरह, तो ये कह रहा अंडरग्राउंड, ये अंडरग्राउंड द्वारा होती है। अंडरग्राउंड वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई
यूजुअली विथ रेड इंसुलेशन कवर। एक वायर के ऊपर रेड कलर का एक लगा होता है, रेड कलर का होता है, जैसे कॉपर होता है उसमें रेड कलर बना रहता है ना, रेड कलर मतलब रेड कलर की तार यार, लाल लाल वाली तार, ठीक है ना, जिसको हम लाइव वायर कहते हैं, मतलब करंट उसी में रहेगा। अगर हम लाल वाले को पकड़ते हैं तो एक बार करंट बहुत तेजी से मारेगा। एक तार को किसको पकड़ने पर, जो दूसरी वाली तार होती है, आप लोग देखते होंगे जो आपके घर में कभी कभी मैकेनिक आते होंगे या इलेक्ट्रिशियन आते होंगे, वो एक तार को पकड़ते हैं, वो मेन तार को नहीं पकड़ते हैं। मेन तार कहेंगे वो मेन तार है, मेन तार मतलब लाइव वायर है, कि अगर उसको पकड़ लेंगे तो उसको भी, अब बोलते हैं ना कि भैया आपको क्यों नहीं करंट मारता है, क्योंकि वो जानता है कि वो वाली तार वो नहीं पकड़ेगा, वो वाली तार पकड़ेगा जिसमें करंट कम रहता है या ना के बराबर रहता है, एक तरीके से बस झुनझुनाता बस है ना। हाँ, मतलब एक तरीके से हम लोग जैसे देखो, उन लोग की आदत थोड़ा हो जाती है तो उन लोग का हैंड वगैरह इतना वो हार्ड रह जाता है, हम लोग जैसे थोड़ा बहुत पकड़ेंगे तो हम लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि नहीं कुछ हम लोग पकड़े हैं, नहीं झटका नहीं मारेगा, वो दूसरी वाली तार। तो जो लाइव वायर किसे कहते हैं, जो पॉजिटिव वाली होती है, जो पॉजिटिव वाली होती है वो लाइव वायर होती है। अनदर वायर ब्लैक इंसुलेशन, जिसपे ब्लैक, देखो इंसुलेशन क्या कहता है, इसे तार है, तार के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ा दी गई ताकि वो तार तुमको करंट ना मारे, लेकिन तुम उसको जब उसको तुम छीलोगे तभी तुम उसको करंट तुमको मारेगी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, जो ब्लैक इंसुलेशन जो काली तार होती है इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर, उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। और नेगेटिव, उसमें कौन सा चार्ज फ्लो होता है, नेगेटिव, और लाइव वायर में पॉजिटिव। इन अवर कंट्री, हमारे देश में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 20 वोल्ट, पोटेंशियल 220 वोल्ट, हमारे घरों में कितना सप्लाई दिया जाता है, 220 वोल्ट का दिया जाता है, 440 नहीं 220, ठीक है ना। सुनिएगा, एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस दीज, क्या हो गया, at the meter board in the house these wires pass into electricity meter through a main fuse। देखिए हमारे यहाँ फ्यूज वगैरह लगा रहता है, फ्यूज कहने का मतलब मीटर बोर्ड में फ्यूज लगा है, देखो देखो जैसे ये है एक सर्किट, एक ये सर्किट, ठीक है ना, दो तारे हैं, दो तार में जब तक ये बीच, ये जब तक जुड़ेगा नहीं किसी के थ्रू तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपके घर में एक पुराना वाला एक चीनी मिट्टी का जो बना रहता है व्हाइट कलर का, वो लगा होगा, या तो एमसीबी वगैरह लगे रहे, जो मॉडर्न वाले होंगे उनके यहाँ एमसीबी मतलब, लेकिन अभी भी जहाँ ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है तो ये वाले तार वगैरह, तो क्या होता है, जैसे देखो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, तो देखो मतलब ये है तरीके से, जैसे ये, अरे मैं इसको कैसे बताऊं, अरे इसी से बता देता हूँ। देखिए ये एक सर्किट है, ठीक है ना, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। कब तक कंप्लीट नहीं है, जब ये मतलब इसमें से इसमें करंट कब तक नहीं फ्लो होगा, जब तक इन दोनों को कोई कनेक्ट नहीं करेगा, ठीक। हाँ है? देखो, तो एक सर्किट कब कंप्लीट होगी, तो जब इसको इसमें दोनों को कोई जोड़ने वाला होगा, दोनों को, तो एक पतली सी तार ले लेते हैं, एक पतली सी क्या ले लेते हैं, तार लेते हैं, वो एल्युमिनियम की भी हो सकती है, वो कॉपर की भी हो सकती है। तो उसको क्यों लेते हैं, देखिएगा, ये अब इसको जोड़ दिए, मतलब इसको मैंने उसमें लगाया, तो तार जो होगी दोनों सर्किट को कंप्लीट कर देगी, जो जब दोनों सर्किट को कंप्लीट, दोनों करंट फ्लो होगा तो आगे पूरे घर में भी करंट फ्लो हो जाएगा। ये मेन वाले जहाँ मीटर बोर्ड वगैरह लगा रहता है वहां लगा रहता है, ध्यान से सुनना, नहीं तुम्हारे घर में लगा है लेकिन तुम्हें एग्जाम में आ जाएगा तो तुम्हें पता नहीं रहेगा, कहेगा काश पढ़ लिया होता। सुनो तो पहले, देखो, तो इसको एक कनेक्ट कर देगा तो आगे पूरे घर में सप्लाई पहुंच जाएगा, आगे पूरे घर में क्या हो जाएगा, सप्लाई पहुंच जाएगा। ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रहा था भुलवा देते हैं। हाँ, वो कॉपर वायर की बनी होती है, हाँ बिल्कुल सही। वो तार जो पतली होती है, कहीं गलती से, सुनिएगा, वो इसलिए होता है कहीं गलती से अगर वोल्टेज हाई आया या करंट बहुत तेज आई, तो ये तार इतनी पतली होती है कि इसका टेम्परेचर तुरंत इंक्रीज हो जाएगा और तुरंत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो टूट जाएगी तो आगे करंट ही नहीं फ्लो होगा, जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट वगैरह बची रह जाएगी। लेकिन मान के चलो यहाँ से पूरी तार सीधे सीधे हमने जोड़ दिया और एकदम कुछ ऐसा फ्यूज वाला सिस्टम नहीं लगाया, तो गलती से हाई वोल्टेज आया
तो इसको तो उड़ाएगा उड़ाएगा, साथ में उसको भी उड़ा जाएगा, साथ में कोई पकड़े होगा कुछ तो उसको भी उड़ा देगा। आप लोग देखते हो जल गलती से भी अगर घरों में थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता तुरंत एमसीबी गिर जाती है। एमसीबी गिरने का मतलब ये है वो जो होता है वो तार जो होती है वहां से हट जाती है, फिर हम ऊपर उठा देते हैं तो देखो जब उसको नीचे कर दो तार यहाँ आ जाती है, ऊपर उठा दिए तो तार उसमें जाके जुड़ जाती है, सर्किट कंप्लीट कर देती है। जब सर्किट कंप्लीट कर देगा तो करंट आसानी से फ्लो होने लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये फ्यूज वायर क्या करता है, पतली से फ्यूज वायर होता है, जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाता है ये कट जाता है यहाँ पास से, ठीक है। ये ज्यादा जैसे समरसेबल वगैरह में हमें तो याद है क्योंकि हमारे यहाँ समरसेबल है, वहां इसमें लगी हुई है, मैं उसको उसी में देखा हुआ हूँ, और घरों में भी लगा रहता है, ऐसा नहीं है ना। उसको भाई अगर कह देते हैं ना कि अगर घरों में लाइट नहीं आ रही तो यानी फ्यूज उड़ गया होगा, तो यानी देखते हो अब हर जगह फ्यूज लगा होता है, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो रिमोट हो, चाहे वो जो भी हो, वहां क्या लगा रहता है, फ्यूज लगा रहता है कि अगर कुछ भी हाई वोल्टेज आया तो फ्यूज क्या कर देगा, वहां का कनेक्शन तोड़ देगा, तो आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से पूरा बचा रहता है, ठीक है। समझे कि नहीं? फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए जितनी चीज मैंने बता दिया आप एनसीईआर आप उठा लीजिएगा, क्या है ये एमसीक्यू सॉरी पीवाईक्यू क्वेश्चंस, एक भी क्लास के बाहर नहीं पाएंगे, एक भी चीज क्लास के बाहर नहीं पाएंगे अगर ध्यान से तुमको क्या नॉर्मल सी चीज है, मैग्नेट, उसकी प्रॉपर्टी, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये 3-4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, पढ़ के अगर 6-7 नंबर इस चैप्टर से आ जा रहा तो कौन सी दिक्कत है कि नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ यार एक और ये चीज थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किन फैक्टरों पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी तेज करंट होगी उतनी तेजी से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर करंट इसमें कम फ्लो हो रहा है तो इसमें कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज्यादा तेजी से फ्लो करवाएंगे तो ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला करंट पे डिपेंड करता है, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा लगा रहे हैं, तीसरा तीसरा किस पे, हाँ डिस्टेंस पे डिनोट करता है। ये बताइए मैं कॉपर है, मैंने कॉपर को ऐसे लपेटा, इतनी दूरी पर लपेटा, तो इसमें ज्यादा ये ज्यादा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा कि ये तेजी से मैग्नेट की बिहेव करेगा, वो करेगा, क्योंकि जिसमें जितना पास में होगा उतना उसमें करंट फ्लो होगा, उसमें उतना तेजी से वो मैग्नेटाइज होगा, वो उतनी तेजी से मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी उसमें होगी। तो ये 3-4 चीजें हैं इन फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर हम इस डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो